हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो का पार्ट 2, जहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ईएमएफ, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे बच्चे जो अक्सर क्वेश्चंस में गलती करते हैं वो आज सारी गलतियां डिस्कस करके वंस एंड फॉर ऑल ये ईएमएफ वाला पार्ट तो हम सुधार ही लेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज 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 पिछले चैनल पे जाओ, वहां पर बहुत सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने ऑलरेडी पहले 7 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। प्लीज डू नॉट मिस आउट दोज चैप्टर्स। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। मैंने हर एक टॉपिक पे एक वन शॉट वीडियो बनाया है। एप्लीकेशन कॉम्पिटेंसी स्टाइल क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है रादर देन डिस्कसिंग एनी रैंडम क्वेश्चन। नो डेफिनेशंस, नो लॉज, ओनली एंड ओनली प्योर एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी का वन शॉट वीडियो, जहां पे हम ईएमएफ वगैरह डिस्कस करेंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैं ईएमएफ सीरीज पैरेलल साथ में करूंगा डिस्कस, लेकिन सीरीज पैरेलल का अलग से वीडियो ही बनाना ज्यादा बेहतर है। अगर आपने इस वीडियो का इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, वहां पे आपको पार्ट 1 का भी वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, जहां पे हमने डिस्कस किया है व्हाट इज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये 3 वर्ड्स पहले, जनता आपको पहले ये नहीं बताएगी, मैं आपको पहले बता दूं। ये 3 वर्ड्स हमें पढ़ना है। क्या क्या है वो 3 वर्ड्स? पहला वर्ड है ईएमएफ, ठीक, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वर्ड है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, अभी इस टर्मिनल वोल्टेज को और क्या क्या नाम से हम जानते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल वी। फिर हम बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, एक ही चीज होती है, वोल्टेज ड्रॉप या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको हम स्मॉल वी बोलेंगे। तीनों ही चीज बड़ी इंटर रिलेटेड है, पक्का समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पहले ही अभी क्लियर कर दूं, मैं ईएमएफ ऑफ सेल बोलूं, मैं उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं। मैं टर्मिनल वोल्टेज बोलूं, मैं उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं। मैं वोल्टेज ड्रॉप बोलूं, मैं उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं। ये मैं कुछ समय के बाद बताऊंगा क्या बोल रहा हूं, सुने ध्यान से। अब हुआ क्या कि मैं मार्केट से एक बैटरी लाया, सुनना ध्यान से। मैं मार्केट से क्या लाया? एक बैटरी लाया, जिस बैटरी के ऊपर लिखा हुआ था 9 वोल्ट। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताइए इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बराबर, मैंने पूछा कि बताइए इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आपने बोला सर 9 वोल्ट। क्लियर, हाँ या ना? ठीक है सर। अब मैंने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक अप्लायंस में, या मैं बोलूँ एक नॉर्मल से रेजिस्टेंस में, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो थी 3 ओम। फिर बहुत ऑब्वियस ही बात है, सबको मालूम है यहाँ से कितना करंट, एक काम करते हैं थोड़े बेटर वैल्यूज ले लेते हैं। ये रहा 18 वोल्ट, ये रहा 3। हाँ, तो कितना करंट पास हो रहा होगा बताओ? आप बोलोगे सर ऑब्वियस ही बात है, एक सेकेंड, इसकी भी वैल्यू ऐसी कुछ ले लेते हैं, 6 ओम। कितना करंट पास हो रहा होगा? तुम बोलोगे सर 3 एम्पियर करंट पास हो रहा होगा। कैसे सर? बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, ये तो बचपन में सीखा था, हाँ या ना? कॉम्प्लिकेट मत करो, बीस आराम से जाते हैं। क्या बोला? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना? V इज 18, I कितना नहीं पता, R कितना 6, तो तुमने बोला I कितना आ गया 18/6 विच इज 3 एम्पियर। क्या ये समझा? हाँ सर, ये 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं तुमसे वापस से पूछ रहा हूँ कि बताओ इस बैटरी का ईएमएफ क्या है। एक सेकेंड, अभी तो आपने क्या पूछा था? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बोला था मैं ईएमएफ को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, मैं टर्मिनल वोल्टेज को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, मैं वोल्टेज ड्रॉप को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस बैटरी का ईएमएफ क्या है। यानी कि जब तुम मार्केट से इस बैटरी को लाए तो इस बैटरी के ऊपर कुछ वैल्यू लिखी हुई थी। वो बैटरी के ऊपर वैल्यू क्या थी? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट का क्या मतलब? वो ये बोल रहा है कि भाई मैं तुमको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। आई रिपीट, मैं तुम्हें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। कितने वोल्ट की? 18 वोल्ट की। सर आप एनर्जी कैसे बोल सकते हो? अरे बचपन में याद है फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/Q। हाँ सर, तो इसका मतलब मैं तुम्हें 18 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करूंगा 1 कूलम के चार्ज को। क्या बोला? मैं 18 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करूंगा 1 कूलम के चार्ज को। उसी को तो तुम क्या बोलते हो? 18 वोल्ट बोलते हो। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, 100 बात की एक बात, तो तुम क्या बोल के आओगे? सर 18 वोल्ट बोल के आऊंगा, 18 वोल्ट। बराबर? हाँ सर बराबर। अब कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये करंट लिया, ये 3 एम्पियर। अब ऑब्वियस ही बात है ये करंट कहां फ्लो कर रहा होगा? 6 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, यानी कि इस 6 ओम के अप्लायंस में फ्लो कर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा ध्यान से सुनना कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या रिपीट कर रहा हूं, इस एक्सटर्नल यानी कि ये बाहर ये जो रेजिस्टेंस है जो बैटरी को लगाया गया है, या मैं बोलूं जो रेजिस्टेंस बैटरी के अक्रॉस लगाया गया है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तुम बोलोगे सर क्या बकवास सी बात कर रहे हो।
पोटेंशियल डिफरेंस तो 18 वोल्ट हुआ ना, हाँ बराबर है बात। चलो वापस से पूछता हूं, मैंने बोला कि बताओ इस पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अच्छा, ये जो सर ने पूछा ना पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं हम इसे? टर्मिनल वोल्टेज। ओके सर, यानी कि जब आप सेल की बात करो, तो हम उसे ईएमएफ बोल देते हैं, और जब आप उस सर्किट के अक्रॉस बात करो, यानी कि रेजिस्टेंस के बीच में बात करो, तो तुम उसको वोल्टेज ड्रॉप टर्मिनल वोल्टेज बोलते हो। हाँ सर समझा, वापस से रिपीट करते हैं। जब सर आप सेल की बात करो तो हम उसे ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी बात करो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। भाई इतना इजी है, वापस रिपीट कर दूं एक लास्ट बार कि सर अगर आप सेल की बात कर रहे हो तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ नाम दे देते हैं, और अगर मैं बोलूं कि बताओ उस सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि आप टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हो, तो अगर कोई बच्चा मेरा बोलेगा कि टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो सर ने बोला था टर्मिनल वोल्टेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से। तो तुम बोलोगे सर टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। यस सर, आई कितना 3, रेजिस्टेंस कितना 6, तो वो भी आंसर कितना है? 18 वोल्ट। आपको नहीं लगता सर फुकट कर रहे हैं हमने नाम क्यों चेंज किए इसके? जब हमें मालूम है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम ही है, तो हम इसको अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? यहीं पे तो आता है मेन मुद्दा ये है, सुनना ध्यान से, मुद्दा ये है। अब मैं तुम्हें रियलिस्टिक प्रॉब्लम बताता हूं। ये याद रखना, सेल का वैल्यू कितना, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 18 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज भी कितना आ रहा था? 18 वोल्ट। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि सर रियलिस्टिकली, सुनना ध्यान से, रियलिस्टिकली जब मैंने इस बैटरी को लगाया, ये तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा होता नहीं है 3 एम्पियर करंट नहीं मिलेगा। बोले सर कैसे? तो हाइपोथेटिकली हुआ ये कि जो तुम्हें करंट मिला वो मिला 2 एम्पियर। अब तुम बोलोगे सर ये पक्का अभी नशे वाला बात हो रहा है। ऐसा कैसा? अगर 18 वोल्ट की बैटरी है, V इज इक्वल टू आई आर के लॉजिक के हिसाब से जाओ, अगर 18 वोल्ट की बैटरी है, करंट हमें ढूंढना है, रेजिस्टेंस अगर 6 है, तो करंट कहाँ क्या रहा है? 3 एम्पियर आ रहा है। 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर कहां में गायब कर दिया आप, बराबर। तब सुनो मेरी बात ध्यान से, बैटरी के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट। आई रिपीट, बैटरी के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? वो आयंस होते हैं, लाइक कटायंस एंड अनायंस। तो भाई जब उस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होगा, तुम्हें मालूम है एक रेजिस्टेंस को कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक रेजिस्टेंस को कौन प्रोवाइड कर रहा है? बाहर का एक्सटर्नल सर्किट, या बाहर का सर्किट, या मैं बोलूं एक्सटर्नल सर्किट, बराबर। लेकिन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट। आई रिपीट, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट। तो जो बैटरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पहली बार तुमने अगर सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बोला सर? कि बैटरी के अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट ने भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया होगा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब मान लेते हैं कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसने, मान लेते हैं कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसने कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया? उसने मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब कॉमन सेंस लगाइए, वापस से फॉर्मूला लगाते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ V इज इक्वल्स टू आई आर लगाओ, अगर हाँ या ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो तुम बोलोगे बराबर V कितना? अब यहां पे V ले रहा हूं मैं 18, बराबर। ये EMF की वैल्यू है। अरे यार मैंने तुम्हें क्या बोला था? EMF को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, टर्मिनल वोल्टेज को भी टर्मिनल वोल्टेज को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, और वोल्टेज ड्रॉप को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। तो मैंने V इज इक्वल टू आई आर लगाया, यानी कि मैंने E की वैल्यू कितनी ली? 18, हाँ या ना? V की वैल्यू कितनी ली? 18, हाँ या ना? I मुझे ढूंढना है, लेकिन इस बार R में 6 नहीं लूंगा, R में 6 और 3 लूंगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस लूंगा 9 ओम का। तो यहां से करंट क्या निकल कर आया? 2 एम्पियर निकल कर आया। ओके सर समझा। अब मैं वापस से तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मैं तुमसे सवाल पूछा कि बताओ व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, तो तुम बोलोगे सर ईएमएफ तो 18 वोल्ट ही है, सेल की वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है, सेल तो वही 18 वोल्ट है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो इस बार तो तुम बोलोगे सर टर्मिनल वोल्टेज आई कितना है? 2 आर यानी कि इसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है? 6 ओम। तो तुम बोलोगे सर आंसर कितना आया? 12। ओके, अब समझ में आया ये क्या गड़बड़ हुई है। तो अब जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आया वो 12 निकल कर आया। आइडियलिस्टिक सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज क्या निकल कर आया था? आइडियलिस्टिक सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आया था 18 वोल्ट। यानी कि जब आप आइडियलिस्टिक सिचुएशन अज्यूम करोगे, वहां पे जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, क्या बोला? वहां पे जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो उस केस में हमेशा आप याद रखिएगा कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर होता है।
लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, कम होगा। तो अब आप बोलोगे सर ये 18 वोल्ट में से 12 वोल्ट मिला, समझ में आया, बाकी का 6 वोल्ट कहाँ गया? तो भाई बाकी का जो 6 वोल्ट है उसी को तो हमने क्या बोला, वोल्टेज ड्रॉप। नहीं यकीन हो रहा ना? बराबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस सर्किट को मैं वापस बनाता हूं और तुम्हें समझाता हूं, बहुत ईजी है। सुनो, तो ये मैंने सर्किट बनाया, ये है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये है मेरा बैटरी जिसको मैंने बोला ईएमएफ, और ये जो मैंने बाजू में एकदम छोटू सा बनाया है ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यानी कि ये जो स्मॉल आर है, बराबर, ये है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है जो पोटेंशियल में कमी कर रहा है, पोटेंशियल में ड्रॉप लाया। अब कॉमन सेंस लगाओ, बैटरी का वोल्टेज तो 18 ही था, बैटरी का वोल्टेज तो 18 ही था, यानी कि ईएमएफ 18 था। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम था और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो 6 ओम था। तो अब लगाओ कॉमन सेंस, अगर मैं तुमसे पूछूं ये फॉर्मूला कितनों को हजम हो रहा है, E इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में R प्लस आर। ओके, समझा समझा समझा। व्हाट इज E? E is the EMF of the cell. Okay. What is I? I is the current flowing through the circuit. अबे करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा है ना सब में। What is R? Capital R is the external resistance. समझे कि नहीं समझे? कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके सर, समझा। फेयर 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 फेयर। तो अब चलो वापस से वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये क्या आएगा, 18 इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, क्या 6 और 3, आई कितना आ गया सर 18/9, आंसर कितना आया 2 एम्पियर। ओके समझा, यानी कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मैंने अब तक ना चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं किया है जैसे टेक्स्ट बुक ने पढ़ाया है, बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे। मैं मेरे हिसाब से पहले तुम्हें चीजें क्लियर कर रहा हूँ। चलो अब ये जो 2 एम्पियर का करंट है, कॉमन सेंस लगाओ फटाफट, ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा, हाँ या ना? जैसे ये 2 एम्पियर का यहाँ करंट गया तो तुम क्या बोलोगे, 6 2 अबे V इज इक्वल्स टू आई आर, 6 2 कितना 12। तो ये 12 वोल्ट क्या है, ये 12 वोल्ट को ही तुम बोलते हो टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट को कितना वोल्टेज मिला। बैटरी तो 18 वोल्ट की थी, ईएमएफ तो 18 था, लेकिन मिला कितना, 12 मिला। तो तुम बोलोगे सर 6 कहां गया, अरे वही 6 तो इसने खा लिया, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो बताओ ये वाला फॉर्मूला कितनों को हजम हुआ, ये वाला फॉर्मूला कितनों को हजम हुआ। कैपिटल V इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर। सर कैपिटल V क्या है, सर टर्मिनल वोल्टेज है। I क्या है, I तो सेम ही है ना, और कैपिटल R क्या है, कैपिटल R है उस बैटरी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, समझे? ओके सर, तो सर ये वाला फॉर्मूला तो हमें याद हो ही गया कि स्मॉल v क्या है, स्मॉल v है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब उस छोटे से रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज खाया होगा। तो मैं बोलूंगा I इंटू स्मॉल r। एक सेकेंड सर, ये नहीं समझा, याद करो। ईएमएफ कितना था, 18 वोल्ट था, वोल्टेज ड्रॉप कितना था, 12 वोल्ट था, हाँ या ना? अरे वोल्टेज ड्रॉप बोल रहा हूँ, सो सॉरी, मैं घाई घाई में ना गलत बोल रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, टर्मिनल वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट था। तो अगर मैं बोलूँ वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, तो तुम बोलोगे 18 - 12 कितना, 6। एक सेकेंड, जरा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, अरे हाँ यार 2 एम्पियर को 3 ओम से मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा ना। तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब कि सर ये वाला फॉर्मूला भी हमें याद हो गया। क्या है वो फॉर्मूला, दैट कैपिटल E इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, यानी कि जो तुम्हारा EMF है वो तुम्हारे 2 लोगों का कॉम्बिनेशन है। कौन है वो 2 लोग, वो 2 लोग है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। हमेशा याद रखना, चलो ये रट लो फटाफट। EMF क्या है, ओवरऑल सर्किट का वोल्टेज। EMF क्या है, ओवरऑल सर्किट का वोल्टेज। EMF क्या है, ओवरऑल सर्किट का वोल्टेज। माई बाप है, मेन है वो। तुम बैटरी लाए है ना, तो उसकी EMF क्या है, वो मेन है। तुमने सर्किट में लगाया, बराबर, तुमने क्या किया, सर्किट में लगाया, जिसमें से जो सर्किट है उसको थोड़ा कम वोल्टेज मिला। वो कम वोल्टेज क्यों मिला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खा के बैठा था। हाँ सर, समझ में आया बात। तो क्या ये थ्योरी अब हमें क्लियर हो रही है? देखो थ्योरी क्या है कि अगर तो सेल कनेक्टेड नहीं है, आई रिपीट, अगर तो सेल कनेक्टेड नहीं है सर्किट को, यानी कि कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना मेरा बैटरी का वैल्यू है यानी कि 18 वोल्ट, उतना ही मेरा टर्मिनल वोल्टेज भी होगा 18 वोल्ट। सर ये नहीं समझा। अरे यार इमेजिन करो, यहां पे मैंने सर्किट लगाया ही नहीं है, सर्किट कनेक्ट नहीं किया, ये देखो ये सर्किट मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, तो मैं क्या बोलूंगा, अबे जितना 18 वोल्ट है, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, ये करंट भी भूल जाओ, 18 वोल्ट जो सेल का EMF है वही 18 वोल्ट तो किसको मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा। ये हम अज्यूम करते हैं जब नो करंट इज फ्लोइंग, बराबर। लेकिन अगर करंट फ्लो करेगा तो मुझे मालूम है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसका करंट कम होने वाला है, जिसकी वजह से अब जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको पूरा 18 नहीं मिलेगा, 18 से कम मिलेगा। तो क्या याद रखने बोल रहे हो, तो व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग, आई रिपीट, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इट इज अज्यूम्ड दैट E इज इक्वल टू V, यानी कि जो स्टार्ट में हुआ था आइडियलिस्टिक सिचुएशन, अगर तुम स्टार्ट से देख रहे हो तो
एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग देन E इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपिटल V, यानी कि EMF हमेशा ज्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज से। ओके सर, समझ में आया? तो चलो, अगर अब तक कुछ नहीं समझा, खाली इतनी चीज याद रखो, 3 टर्म्स है। एक है EMF का मतलब जो मार्केट से तुम सेल लाए उस पर क्या लिखा हुआ है वाली, उसको EMF बोलते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज मिलता है एक्सटर्नल सर्किट को। किसको मिलता है? एक्सटर्नल सर्किट को। किसको मिलता है? एक्सटर्नल सर्किट को। ओके सर। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मिलता है? वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। अबे उसी ने तो थोड़ा बहुत वोल्टेज खींचा तो ही तो टर्मिनल को थोड़ा कम मिला। ठीक है सर, ये फॉर्मूलाज हमें अभी याद रखने, नहीं मैं आगे वापस से याद रखवाऊंगा। अब देखो व्हाट इज EMF, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूं, पहले मैंने मेरे हिसाब से बता दिया। ठीक, डोंट वरी, और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा। अब EMF बोलता है कि कितना, अबे EMF क्या है? EMF का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ना यार, मैंने तुम्हें बोला था EMF, वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज, सबको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। अगर मैंने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, यानी कि मैं EMF की बात कर रहा हूं, मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, या मैं बोला पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द टर्मिनल, या मैं बोला पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट में, तो मैं टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल, तो मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूं। अब डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज EMF? EMF इज द वर्क डन, कितना काम किया किसने? एक चार्ज ने। कब? जब उसको, एक पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाया गया, आउटसाइड द सेल भी और एज वेल एज इनसाइड द सेल भी। एक सेकेंड सर, ये नहीं समझा? अरे भाई ये देखो ना, यहाँ पे ये सेल है, सेल में क्या होगा? चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है, इसको इंटरनली भी मैं घुमा रहा हूं और एक्सटर्नली भी मैं घुमा रहा हूं, तो इसमें कितना काम किया इसने? वही तो तुम्हें क्या देगा? EMF देगा ना। अरे यार देखो ना यहाँ पे EMF क्या है? EMF क्या है? EMF कब मिला तुम्हें? EMF तब मिला जब ये चार्ज को तुमने एक्सटर्नली भी घुमाया और इंटरनली भी घुमाया, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल में घूम कर जो ये इसने पूरा काम किया, उसके वजह से इसके क्या बनाया? EMF बनाया। समझा? तो अगर तुमसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि टेल अस व्हाट वुड यू गेट, what would you get if the work is done, I'll repeat, what would you get if the work is done in external circuit and in internal circuit together? आप बोलोगे EMF मिलेगा आपको। I'll repeat, what would you get? EMF, terminal voltage और internal voltage, internal voltage का मतलब voltage drop, ठीक है? What would you get if the work is done externally and internally together? तो आप बोलोगे EMF। ओके सर, तो देखो क्या बोला है? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज इन द सर्किट आउटसाइड द सेल एज वेल एज इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड EMF। तो सर अब ये बता दीजिए कि EMF क्या बातों पे डिपेंड करता है? यहां पे ज्यादा दिमाग अपन लगाएंगे नहीं। देखो क्या बातों पे डिपेंड करता है, आपको याद करना है, दैट्स इट। उसके ऊपर एक आध दो फैक्टर्स आ जाएंगे, आपको लिखना, आगे बढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF ऑफ द सेल। तो पहला फैक्टर है कि क्या मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है ना? तो क्या मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, उसके ऊपर EMF डिपेंड होगा। और क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, क्या माल यूज किया भाई तुमने, है ना? तुम ये थोड़ी बोलोगे कि मैं पानी यूज कर लूं तो मेरा सेल बन जाएगा, नहीं ना यार। तुम्हें अच्छा कॉपर सल्फेट का तुमने सोल्यूशन ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, है ना, जिसमें कटायंस एंड अनायंस भरपूर मात्रा में है, तो क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है, वो भी उसके वजह से भी EMF को फर्क पड़ता है। सो वापस है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग EMF ऑफ द सेल, फटफट याद करो। अब अगर इस मौके पर आकर भी अगर तुम आगे बोलने वाले हो कि मैं आगे जाके याद करूंगा, तो बड़ा गलत है, गलत है। देखो अगर तुम पहली बार आए हो तो ये तुम्हारे लिए सुनना बहुत जरूरी है, दैट स्टिकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्विचिंग। प्लीज अब स्विच मत करो। मुझे जहां तक मालूम है नवंबर के मिड में या नवंबर के एंड में ये वीडियो पोस्ट हो रहा होगा, जब भी हो रहा होगा, आई डोंट केयर। अब मुद्दा ये है कि आपको अब स्विच नहीं करना, अब चिटक के रहो एजुकेटर्स के साथ। आपको मेरा समझ में आ रहा है? समझ तो चिटको करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ा के चला जाऊंगा, वो मैटर नहीं, वो मुद्दा नहीं है। आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं जो आपको बोल रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, करो तो ही तो फायदा हुआ ना यूट्यूब पे पढ़ने का। आप साल भर आपको स्ट्रेस हुआ, साल भर आपकी अगर पढ़ाई नहीं हुई एन नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, बट अब अगर तुम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो कब करोगे, कब तक लेके जाओगे? तो यहीं पे करके खत्म करो। क्या बोला? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द EMF ऑफ द सेल? बताओ, याद करो। इट इज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, बराबर, इट इज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज। क्या फैक्टर्स है जिससे EMF को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो सर शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, रेक्टेंगल इलेक्ट्रोड डाल दो, रॉड वाला इलेक्ट्रोड डाल दो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज किया? तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने 2 किलो इलेक्ट्रोलाइट यूज करने की जगह मैंने 6 किलो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लिया तो ज्यादा बैटरी EMF हो जाएगा ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितना डिस्टेंस रखा है तुमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में? तो चलो बताओ फटाफट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द EMF ऑफ द सेल? तो आप बोलोगे मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड।
व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल? तो तुम बोलोगे क्या? शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। ओके सर, अब आता है टर्मिनल वोल्टेज पे, तुम खुद डिसाइड करो। मैंने क्या बोला था? टर्मिनल कहां होता है? टर्मिनल हमेशा बाहर होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज में कितना काम किया उस चार्ज ने सिर्फ एक्सटर्नली घूमने में? नहीं समझा? देखो ना यार मेरे दोस्त, यहां पे देखो बराबर। यहां पे क्या था? यहां पे था कि 2 एम्पियर है ना, ये 2 एम्पियर पहले एक्सटर्नली इंटरनली घुमा। 2 एम्पियर अगर एक्सटर्नली इंटरनली घुमा तो उसने क्या दिया? ईएमएफ दिया। लेकिन 2 एम्पियर अगर सिर्फ एक्सटर्नली घुमा, 2 एम्पियर क्या घुमा? सिर्फ एक्सटर्नली घुमा, तो उसने कितना काम करके दिया? तो देखो ना, 2 6 कितना? 12 वोल्ट मिला ना, टर्मिनल वोल्टेज ही तो मिला। 2 एम्पियर ने सिर्फ एक्सटर्नली कितना काम किया? 2 एम्पियर ने सिर्फ एक्सटर्नली कितना काम किया? तो तुम बोलोगे V इज इक्वल टू IR। क्या है? 2 × 6 विच इज 12। तो 12 वोल्ट का काम हुआ ना, मतलब 12 वोल्ट मिला टर्मिनल वोल्टेज को, बराबर। ओके सर, ये समझा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द एक्सटर्नल सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। देन व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप सर? ये तो हम बता देंगे दैट कितना काम किया उस चार्ज ने जब वो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर हमें घुमाया। तो ये देखो, ये 2 एम्पियर है। अब तुम्हें ये मेरी बात समझेगी, मैं डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करता बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए खुद था जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये। तो देखो 2 एम्पियर सिर्फ अब इंटरनली कितना काम किया? तो 2 × 3 कितना हुआ? 6 वोल्ट हुआ। अरे देखो ना कितना कॉमन सेंस वाला चीज अभी है कि 2 × 3 कितना? 6 वोल्ट। 2 × 6 कितना? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट किसको मिला? टर्मिनल को मिला। 6 वोल्ट किसको मिला? इंटरनल को मिला। तो इंटरनली इसने कितना काम किया? 6 वोल्ट का काम किया, उसी को तो हमने वोल्टेज ड्रॉप बोला। यस सर, अब समझ में आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने ऑलरेडी बता दी थी, अब ये याद होनी चाहिए। क्या सर? कि ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, तुम मार्केट से अगर एक बैटरी लाए हो, 18 वोल्ट की बैटरी है, उसमें से क्या करंट निकल रहा है उससे थोड़ी ईएमएफ डिसाइड होगा। हाँ, उसमें से क्या करंट निकल रहा है उससे वोल्टेज, उसको टर्मिनल वोल्टेज को जरूर फर्क पड़ेगा। सर कैसे टर्मिनल वोल्टेज को फर्क पड़ेगा? बताता हूं 2 मिनट। लेकिन क्या बैटरी में से करंट निकल रहा है उससे, अभी ये बैटरी की वजह से करंट निकल रहा है और उस करंट की वजह से इस बैटरी को थोड़ी फर्क पड़ेगा, समझे? तो ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि निकलना। फिर लेकिन द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि मोर करंट विल, दैट मींस लेस टर्मिनल वोल्टेज। अब ये ना मेरे को कभी हजम नहीं हुआ था ये बात। टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मोर करंट लेस टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या बात हो गई? मोर करंट लेस टर्मिनल वोल्टेज, ये पल्ले नहीं पड़ा है ना, ये पल्ले नहीं पड़ा। टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी कि मोर करंट लेस टर्मिनल वोल्टेज। अरे भाई तुम खुद दिमाग लगाओ, चलो सोचो 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 सोचो। यहां पे करंट कितना था? 2 एम्पियर था। बिल्कुल एकदम घाई नहीं करना है ना। करंट कितना था? 2 एम्पियर था। अगर करंट 2 एम्पियर था तो इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज खाया? वोल्टेज ड्रॉप जिसे बोलते हैं 6 वोल्ट खाया। और इस 2 एम्पियर की वजह से इसको टर्मिनल पे कितना मिला? तो तुम बोले 12 वोल्ट मिला, हाँ या ना? अब मान लो करंट बढ़ गया, किसी कारणवश करंट बढ़ गया, समझो। अब वो करंट कैसे बढ़ा वो बाद में बताऊंगा, ठीक है? करंट बढ़ गया, मान लो करंट हो गया 3 एम्पियर, ठीक है? अगर करंट हो गया 3 एम्पियर, बराबर, हुआ ये कि वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा, यानी कि और वोल्टेज खा लिया उसने, तो टर्मिनल को कम ही मिलेगा ना। ये मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। चलो अभी के लिए क्या करेंगे? क्या बोला? अच्छा यहाँ ये सर तो हमें पता था कि ईवी के बराबर कब होगा? ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर कब होगा? व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। अबे मार्केट से सेल लाए बस ये, तो तुमने बोला ईएमएफ कितना है इसका? 9 वोल्ट। अच्छा, यानी कि सर्किट को भी कितना देगा ये? 9 वोल्ट। यानी कि सर्किट एक्सटर्नल टर्मिनल को भी कितना देगा? 9 वोल्ट। लेकिन कब? जब तुमने सर्किट को कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन सर्किट को कनेक्ट अगर कर दोगे तो तुम्हें मालूम है कि ई बड़ा होगा और टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। रिलेशनशिप ऑलरेडी बता चुका हूं, किसका? मेरा और उसका, तुम्हारा और उसका नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन ये ईवी एंड वी, ठीक है? ई क्या है? ईएमएफ। कैपिटल वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। और स्मॉल वी क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। अब इंटरनल रेजिस्टेंस पता है या बताओ क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू फ्लो करंट इन द कॉल। अबे आता है तुम तो, चलो क्या बात कर रहे हो यार सर, ये तो आता है ना हम लोग को। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब यहां पे ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? क्या ट्विस्ट बताता हूं, सुनो। पहले तो तुम फॉर्मुलाज याद करो। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आर प्लस आर। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटर्नल को। हाँ सर। स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल को। ये वर्ड आप से रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटर्नल को,
बराबर। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस आर। मैं बोलता हूँ ये याद ही मत रखो यार, तुम ये याद रखो ना एक फॉर्मूला भाई, E इज इक्वल्स टू I R प्लस आर, समझे। फिर कैपिटल V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। हाँ सर कैपिटल V बोला तो कैपिटल R लेगा। कैपिटल R कौन, एक्सटर्नल। ये स्मॉल v क्या है, I इंटू स्मॉल r, यानी कि इंटरनल, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। सर ये कहाँ से ले आए आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के डेरिवेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि मान लीजिए आपको डायरेक्टली इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है, आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दे दिया है। मैं क्लियर कर दूं, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, बराबर। तो अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज साथ में दे दिया है विद कैपिटल आर, तो आप ये यूज कर सकते हो। अब सर एक सेकेंड, मान लीजिए ये डायग्राम को हम थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ये डायग्राम को चेंज करते हैं। ये डायग्राम को चेंज करके मैंने बोल दिया यहाँ पे अब मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, ओके। इसको मैंने बोल दिया R1, इसको मैंने बोल दिया R2। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सटर्नल में क्या रेजिस्टेंस है, तो तुम ये मत बोलना कि एक्सटर्नल में R1 R2 है, तुम बोलना एक्सटर्नल में R1 R2 का सीरीज है। सर नहीं समझा ये क्या बोल रहे हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए ये R1 की वैल्यू है ना, समझिए ये R1, ये स्मॉल r की वैल्यू 2 ओम थी, ये कैपिटल R1 की वैल्यू 4 और ये क्या था 6 था। तो अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने बोलूंगा ना, तो अब मैं तुम्हें बोला टोटल रेजिस्टेंस का क्या मतलब, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो इंटरनल तो कौन है, इंटरनल तो 2 है। एक्सटर्नल तुम 4 नहीं बोलोगे, एक्सटर्नल तुम 6 नहीं बोलोगे, एक्सटर्नल तुम बोलोगे 10 है। सर अरे यार क्यों, अब मुझे मालूम है मैंने सीरीज अभी तक पढ़ाया नहीं है इस चैनल पे, लेकिन बेसिक सीरीज का तो तुम्हें आइडिया है कि सीरीज का मतलब सीधा सीधा ऐड करना, बराबर। तो यानी कि ये एक्सटर्नल कौन है, 10 ओम है, समझे कि नहीं समझे। तो जब भी मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलूं ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो दो रेजिस्टर सीरीज में हो, दो पैरेलल हो, एक सीरीज एक पैरेलल हो, वगैरह वगैरह वगैरह। सॉरी, एक सीरीज एक पैरेलल कैसे हो सकता है, दो सीरीज एक पैरेलल हो वगैरह, ठीक है, समझा। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो ये सर्किट है तुम्हारा, ठीक है। यहां पर यहां पर 4 है, यहां पे 6 है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। क्या बोला, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इंटरनल तो 2 है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या करोगे, पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे, यानी कि 4 6 का पैरेलल, और वो एक्सटर्नल हुआ। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ, पक्का। हाँ सर, तो चलो सर समझ में आ गया। जब आप एक्सटर्नल बोलते हो तो हमें क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलास हमें याद हो गए। अब है सर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ, बताओ फटाफट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ में कौन आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ में आएगा द नेचर, द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द ईएमएफ, क्या आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फिर आएगा द क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड और द शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, बिकॉज इस पे सवाल बन जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, तो भाई सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, कितना इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया है। ईएमएफ को फर्क नहीं पड़ रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो फर्क पड़ेगा, सरफेस एरिया। फिर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, वहां पे किसको नहीं फर्क पड़ रहा था डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड से, ईएमएफ को, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को फर्क पड़ रहा है। फिर नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या मटेरियल का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, बहुत ऑब्वियस है। एंड देन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखा जाए तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज पैरेलल भी इसी पार्ट में पढ़ाऊंगा, बट वो बहुत ह्यूज पार्ट है, मुझे सब्र से पढ़ाना है वो तुम्हें, इसीलिए मैंने इसको भी ये वाला जो वीडियो था पार्ट 2 उसको भी 2 पार्ट में कर दिया, यानी कि अब पार्ट 2 ईएमएफ वाला पार्ट है एंड पार्ट 3 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फेयर, चलो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है। फटाफट रिवाइज करते हैं, अगर आप लोग को अब तक कुछ नहीं समझा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं और बेहतर कोशिश करता हूं समझाने की। आप 3 चीज याद रखो, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ का मतलब जो बाहर से तुम सेल लाए उस पे क्या वैल्यू है, टर्मिनल वोल्टेज किसको मिलेगा, बाहर के सर्किट को। टर्मिनल वोल्टेज बाहर के सर्किट को ईएमएफ जितना क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इंटरनली एक रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज उसने खा लिया। इतनी भी थ्योरी अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझा। ईएमएफ है, बाहर से तुम क्या बैटरी लाए उस पर क्या वैल्यू लिखी हुई है, तुमने उसको सर्किट में कनेक्ट किया। अब मान लो 18 वोल्ट की बैटरी लाए, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैंने बल्ब लगाया है उसको भी 18 वोल्ट मिले, लेकिन बच्चे को 18 वोल्ट मिला ही नहीं बल्ब को, है ना, उसको मिला 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट क्यों मिला, क्योंकि 6 वोल्ट जो है, 18 में से 6 वोल्ट जो है वो बाजू वाला इंटरनल रेजिस्टेंस ही खा गया। फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें बताया था, मैंने क्या बोला था, ईएमएफ को भी मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज को भी क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज ड्रॉप को भी क्या बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा हूं,
दिमाग खराब हो जाएगा अगर ये वाला क्वेश्चन पहले करवा दिया तो। इससे बेहतर है हम पहले दूसरे क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करता है। क्वेश्चन बोला है इन द गिवन सर्किट डायग्राम मीनाक्षी रिप्लेस्ड एन एमीटर बाय अ वोल्टमीटर बाय मिस्टेक। मीनाक्षी रिप्लेस्ड एन एमीटर बाय अ वोल्टमीटर बाय मिस्टेक, विल द सर्किट वर्क। पहली बात तो ये समझ लो वोल्टमीटर में क्या होता है और वोल्टमीटर कैसे लगाया जाता है। पहली बात तो एमीटर कैसे लगाया जाएगा सीरीज में और वोल्टमीटर कैसे लगाया जाएगा पैरेलल में। मैं तुम्हें वोल्टमीटर की कहानी समझा दूं। मैं डायरेक्ट आंसर अगर दे दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनता तुम्हारा समझने का। अब देखो ये मैंने, एक सेकेंड दीजिए, ये मैंने एक सर्किट लिया और यहाँ पे मैंने ले ली 18 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे मैंने ले लिया 9 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा, जब भी मैं बोलूँ ना नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिमाग में नहीं लाना है और हमें बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है V = IR से। यहाँ पे मैंने बोला इंटरनल नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने ना चेक करना था कि इस 9 ओम को कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे सर 9 वोल्ट को कितना मिलेगा, 18 ही मिलेगा। एक्चुअली 18 नहीं मिलता, 17 पॉइंट समथिंग मिलता है। मैं बताता हूँ, अब सुनिए ध्यान से। मैंने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अक्रॉस क्या लगाया, एक वोल्ट मीटर लगाया। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज मेजर करता है। तुम खुद सोचो, अगर इस वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करना है, इसको भी तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पियर निकला, बराबर, हाँ या ना, हाँ सर निकला, 2 एम्पियर निकला, समझ में आया। मान लो अगर मैंने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखा। अबे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम रखने से क्या मैं बोल सकता हूं, 2 एम्पियर में से बहुत सारा करंट वोल्ट मीटर में चला जाएगा। अगर बहुत सारा करंट वोल्ट मीटर में चला गया तो इसको क्या मिलेगा। सर एक सेकेंड, तुम खुद सोचो। वोल्ट मीटर तुमने लगाया वोल्टेज मेजर करने के लिए, वो खुद वोल्ट मीटर करंट ले लिया, तो इसको क्या मिलेगा, 9 ओम को क्या मिलेगा। तो इसका क्या मतलब कि तुम जिस घर में तुम वही वाली बात हो गई कि राशन तुमने भरा है ना, दुकान में तुमने राशन भरा और तुम ही दुकान का राशन आधा खत्म कर रहे हो, फिर बोल रहे हो दुकान का राशन क्यों खत्म हो रहा है। अबे दुकान में राशन जो लाए हो तुम, वो दूसरों के लिए लाए हो ना, बाद में तुम हिसाब करोगे। तो वही वाली बात हो गई कि अगर मैं रेजिस्टेंस कम रखता हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि मुझे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखना पड़ेगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखने से होता क्या है कि वोल्ट मीटर में बहुत मिनिमम करंट जाएगा और वो हमें क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करके दे देगा। अब तुम्हें ये पता चल गया कि वोल्ट मीटर्स आर डिवाइस व्हिच हैज एक्सट्रीम रेजिस्टेंस। ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब मुझे पता चल गया अगर वोल्ट मीटर का एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है और अगर मीनाक्षी ने गलती से एम मीटर की जगह वोल्ट मीटर लगा दिया तो कितनों को समझा, वोल्ट मीटर लगाने से एक्सट्रीम रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस बढ़ गया, वो R1 R2 के साथ मिलके इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा और सर्किट काम नहीं करने वाला। तो आपका आंसर क्या है, विल द सर्किट वर्क, नो। तो देखो भाई, मैं तुम्हें डायरेक्टली आंसर दे दूं तो क्या सिखाया मैंने तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे, नो सर्किट won't work because voltmeter has very high resistance, and if it's connected in circuit almost zero current will pass। समझे क्या, यस सर समझ में आ गया। अब यहां से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है, मेरे साथ करना ना। मैं तुम्हें बेसिक वाले क्वेश्चन लाया नहीं, वो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। ये सारे वो क्वेश्चन है जो तुम्हें सोचने में मजबूर करेंगे और ये एप्लीकेशन थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। क्वेश्चन बोला है, सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टेंस एंड, यानी कि जो वैल्यूज दिख रही है मेरे को इंपॉर्टेंट, वो मैं मार्क करूंगा पहले, ठीक है। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेजिस्टेंस एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब अगर तो तुमने इसे ऐसे क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया कि क्वेश्चन रीड किया, ऊपर देखा और ऊपर वाले को है ना सोच के लगा कि यार इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं नहीं आने वाला। तो मैं ये वाले चैप्टर में जब हो सके उतना डायग्राम बनाने की कोशिश कर। तो क्या बोला, एक सेल है जो कि एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। क्या है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, 5 ओम, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बराबर।
और वो सेल का मुझे नहीं मालूम ईएमएफ क्या है, मुझे नहीं मालूम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन वो करंट कितना फ्लो करवा रहा है 1.2 एम्पियर। क्या ये डायग्राम उतरा दिमाग में? वापस से रिपीट करो सर। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और 5 ओम के अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, यानी कि एक्सटर्नली 5 ओम कनेक्ट किया गया है, तो कितना करंट निकल रहा है 1.2 एम्पियर। ये समझा क्या? हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट बोला है कि अगर इफ इट इज कनेक्टेड, कौन, अबे वापस से वही सेल अगर कनेक्ट किया गया है एक दूसरे रेजिस्टेंस जो कि 9 ओम है, तो जो करंट है, ओ मैंने गलत कर दिया क्या, सॉरी, जिन्होंने मिस्टेक समझी वो बराबर है, 2 एम्पियर था बेटा पहले वाले में, और जब 1.2 तब निकल रहा था जब 9 ओम से कनेक्ट किया, एकदम सो सॉरी। तो चलो वापस ये डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बताइए एक सेकेंड, ये पेस्ट होता है कि नहीं होता है? ये लो, ये लो, ये केस 1 है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये केस 2 है। केस 2 में क्या था? 9 ओम का रेजिस्टेंस है एंड कितना करंट निकल रहा है 1.2 एम्पियर। अब तुम्हें दिख रहा होगा 2 केसेस है, दोनों में ई और दोनों में आर तो सेम ही होगा। अरे यार इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट ना, फिर क्या बोलते हैं, क्या इलेक्ट्रोड्स यूज किए उसके ऊपर। तो चलिए बताइए कैसे करूं। तो मुझे एक फॉर्मूला याद है सर, वो फॉर्मूला ये है जो सबको जोड़ता है। कौन है भाई वो फॉर्मूला? क्या वो फॉर्मूलाज यहाँ पे ले ले क्या? बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमको फॉर्मूलाज के लिए। चलिए ये हम फॉर्मूलाज को यहाँ पर ले जाता हूँ। अब बताओ कौन सा फॉर्मूलाज यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, बताइए विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड। क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर? हाँ सर कैसे? तो देखो पहले केस में मैंने बोला E इज इक्वल्स टू आई, आई मुझे पता है कितना 2, कैपिटल आर कितना है 5, कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल है ना, और स्मॉल आर मुझे नहीं पता, तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर क्या मैं, अरे यार ये तो बार बार यहाँ सरकाना पड़ जाएगा मेरे को, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू आई कितना लिखूँ 1.2, कैपिटल आर कितना है 9, और ये क्या है स्मॉल आर, हाँ या ना? चलो ये मिटाई देते हैं, इसका कोई ज़रूरत अभी है नहीं है फॉर्मूलाज, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग को। चलो अब क्या मुझे दिख रहा है, 2 इक्वेशन बने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, डिवाइड कर दो, जो करना है करो। तो अगर इक्वेट करूँगा तो बचेगा 2 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 1.2 9 प्लस आर, हाँ या ना? यस सर। तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा, ये और 12 × 9 कितना होता है भाई? फंसा मैं, फंसा। ये कैलकुलेशंस काय को हो जाते हैं भाई, मेरे को कैलसी ढूंढना पड़ जाएगा। कि मैं ना घाई घाई में, मेरी आदत है कि मैं जब भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और उजलत में आके गलत मल्टीप्लाई कर दूंगा तकलीफ हो जाएगी। तो ये चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 9 2 18। अब तुम बोलोगे सर को 12 का टेबल नहीं मालूम है। भाई क्या कर सकते हैं, नहीं मालूम है। 9 1 9 और 10 है ना, 108। आई नो जज कर सकते हो तुम लोग, कर लो। तो कितना आया 10.8 प्लस ये कितना आया 1.2 आर, हाँ या ना? तो चलिए बताइए यहाँ पे कितना है, ये आया 2r माइनस 1.2r इज इक्वल्स टू 10.8 माइनस 10। ये कितना आया, 2 में से 1.2 जाता है तो कितना बचता है सर, 0.8 बचता है। 0.8 r, यहाँ पे कितना बचा 0.8 सर। r कितना आया, ओहो आ गया r तो कितना आया सर 1 ओम आया। ठीक है सर, r अगर 1 ओम आ गया तो क्या मुझे यहाँ से EMF मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन 1 उठा लो, ये देखो इक्वेशन 1 दिख रहा है, देखा गया इक्वेशन 1। अभी इजी क्वेश्चन है ये, मैं खाली बेवकूफ़ बना तुम लोग को। E कितना है 2 ब्रैकेट में 5 प्लस आर कितना है 1, ओहो ये कितना 2, ये कितना 6, ये कितना 12, यानी कि 12 वोल्ट का EMF है सर। दैट्स इट। और कुछ पूछा नहीं है, पूछ सकता था व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन नहीं पूछा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। चलिए, अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट and internal resistance 2 ohm connected in series with an ammeter of resistance 0.7 and resistor of 4.5। अबे डायग्राम दिया हुआ है, ज़्यादा दिमाग में लगाओ, डायग्राम दिया हो तो ज़्यादा बनी। तो देखो 1.8 वोल्ट है यानी कि EMF है। देखो मैं कैसे जज कर रहा हूँ, अप्रोच देखो, ये वीडियो सीरीज का काम है अप्रोच सिखाना। 1.8 वोल्ट, हाँ 2 ओम क्या है, बाजू से लगा हुआ है, तो ये कौन है उसका करीबी है। कौन है करीबी, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है 4.5 ओम है। अबे एमीटर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो 0.7 है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी कि इस एमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है, यानी कि वो ओवरऑल सर्किट का करंट पूछ रहा है। ओके, चिल्ला काय को रहे हो सर। चलो EMF का फॉर्मूला लिखो क्या, I ब्रैकेट में R प्लस R। अब यहाँ पे अच्छे बच्चे फंसते हैं। देखो क्या, E तो मैंने लिख दिया कितना 1.8, I मुझे ढूंढना है सर, समझ में आया। R बच्चे लिखते हैं 4.5
और स्मॉल आर लिखते हैं 2 और आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने एक बहुत भयंकर गलती कर दी। क्या गलती की कि भाई एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ ये एक रेजिस्टर नहीं है, ये भी है। एक्सटर्नल सर्किट में सारे रेजिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। इंटरनल तो मुझे मालूम है 2 है, समझे? तो एक्चुअली यहां पे 4.5 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा 4.5 प्लस 0.7। 4.5 प्लस 0.7 कितना है 12, ये कितना 5.2 बराबर है ना? हाँ 5.2। चलिए बताइए कितना आएगा ये आया 1.8 इज इक्वल्स टू, बताइए 1.8 इज इक्वल्स टू आई इंटू ये कितना हुआ 7.2। यहाँ तक मुझे मालूम है दोनों जाते हैं एक दूसरे से। 18/72, 18 2 36, हाँ 18 4 बराबर, तो कितना आया 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर का करंट आया। हाँ सर, ओके समझा। अब बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब कंफ्यूज हो गए तुम, सर आपने तो बोला था पोटेंशियल डिफरेंस किसी को भी बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस ई को भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी को भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल वी को भी बोलते हैं। अरे नालायको, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें ई तो पूछेगा नहीं क्योंकि ई तो दिया हुआ है। हाँ सर ई तो दिया हुआ है कितना 1.8, तो वो तुमसे क्या पूछ सकता है, या तो वो पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। वो देखो अक्रॉस द सेल नहीं बोल के अक्रॉस द टर्मिनल्स बोला, यानी कि वो तुम्हें टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। या फिर वो तुम्हें पूछता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, क्या है अक्रॉस द टर्मिनल मतलब कैपिटल V इज इक्वल्स टू आई इनटू आर। अरे भाई अगर यहां पे तुमने 1.8 लिख दिया तो मैं सर पटक लूंगा। 1.8 तो ईएमएफ है, तुम्हें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है कि रेजिस्टर बाहर के सर्किट को कितना वोल्टेज मिला। 1.8 तो सेल की वैल्यू है। तो बताइए करंट कितना मिला अभी आप लोग को, करंट मिला 0.25। अब तुम बोलोगे आर क्या लिखूं सर, आर तो 3 है। बताओ बच्चे लोग, स्मॉल आर थोड़ी लिखोगे, स्मॉल आर तो इंटरनल है। अक्रॉस द टर्मिनल यानी कि ये दो रेजिस्टर्स को कितना वोल्टेज मिला, यानी कि इन दोनों रेजिस्टर्स को क्या करूंगा ऐड करूंगा। बताओ 4.5 और 0.7 ऐड किया तो कितना मिला था मुझे मिला था 7.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बराबर। तो जो भी मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे ट्रस्ट में बहुत टीडियस काम है, आई नो आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स जो कि आलसीपन को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ठीक है आप ये मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये पूछ सकते थे व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप अगर ढूंढना होता तो तुम क्या करते हैं, एक तरीका तो क्या है E इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, है ना, कि तुम्हें E पता है, कैपिटल V अभी पता चल गया यहाँ से और स्मॉल v निकल जाएगा। या फिर एक तरीका क्या है स्मॉल v निकालने का कि तुम I इंटू स्मॉल r कर दो, यानी कि कितना करंट पास हो रहा है उस इंटरनल रेजिस्टेंस में, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सेल सप्लाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर थ्रू 2 रेजिस्टर्स each of 2 ohm connected in parallel, but when the resistors are connected in series it supplies a current of 0.4 ampere। वापस से वो 1.2 एम्पियर का करंट, वापस से a cell supplies a current of 1.2 ampere through 2 resistors each of 2 ohm connected in parallel, and when resistors are connected in series, कौन से resistors, यही वाले 2 ohm वाले resistors, when they are connected in series it supplies a current of 0.4 ampere। उन्होंने बोला है calculate the internal resistance and EMF। ये एग्जैक्ट सेम समय ये वाला, बस यहां पे एक छोटा सा चेंज कर दिया है जो मैं जो चेंज तुम्हें सिखाना था। चलो पहले तो डायग्राम बनाओ सर, डायग्राम के बिना हमें समझता ही नहीं है, ये हुई ना बात। तो देखो ध्यान से, ये मेरा एक्सटर्नल सर्किट बना रहा हूं मैं। पहले एक्सटर्नल सर्किट में मेरे पास 2 रेजिस्टर्स है 2 ओम के ईच, उन्हें मैंने कनेक्ट किया है एक ईएमएफ सेल से जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ईएमएफ है E, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 1.2 एम्पियर। ये समझा ये क्वेश्चन। अभी देखो ईएमएफ है जिसमें से 1.2 एम्पियर करंट निकल रहा है, कब, जब 2 रेजिस्टर्स, नहीं सॉरी पैरेलल बोला है ना, पहला वाला पैरेलल, आई एम सो सॉरी, पहला वाला पैरेलल है। तो देखो कुछ ऐसा है सर्किट, आई एम सो सॉरी, ये 2 और 2 समझो। और अब जो दूसरा सर्किट है उसमें ये दोनों 2 ओम के जो रेजिस्टर्स है ये सीरीज में लगे हुए हैं, जो मैंने गलती से पहले बना दिया था। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या है 2 ओम, लेकिन अब कितना करंट निकल रहा है 0.4 एम्पियर का। ओके, डोंट यू थिंक हो गया क्वेश्चन सॉल्व? लाइक सर कैसे, सेम ही तो लॉजिक है, बताओ कैसे सेम लॉजिक है सर। 2 इक्वेशन बनाते, चलो आ जाओ। पहला वाला इक्वेशन बनाए, पहले वाले इक्वेशन में क्या लिखूंगा, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। अब यहां पे गड़बड़ नहीं करना, घाई नहीं, E तो नहीं पता, I तो पता है 1.2, स्मॉल r भी पता है, नहीं स्मॉल r तो नहीं पता, ये कैपिटल R कैसे लिखूं।
अब जो गलती बच्चे करते हैं कैपिटल आर लिखने के वक्त, वो बोलते थे सर पैरेलल का फॉर्मूला है ना, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 + 1/2। ये गलत है सर, क्यों? अरे मेरे भाई, जब 1/2 + 1/2 करोगे, वो एक्चुअली 1/r का फॉर्मूला है, तुम्हें वापस से रिवर्स करना पड़ता है, तो डायरेक्टली मत करना। तो क्या सजेशन देना चाह रहे हो सर आप यहां पे? तो जब भी तुम्हें एक्सटर्नल रेजिस्टर्स सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में हो, हमेशा उसको अलग से सॉल्व करो। तो चलो कर लो सर अलग से सॉल्व। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ये दोनों जो है, ये वाले, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, क्या हुआ ये? हाँ, ये जो दोनों 2 ohm के रेजिस्टर्स है पैरेलल में, इसको कैसे सॉल्व करूं? तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, 1/r = 1/2 + 1/2, यानी कि कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1/r की वैल्यू, अब यहां पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वैल्यू 1 आ रही थी, तो टोटल वैल्यू कितनी है उसकी? 1 है। ठीक है सर, टोटल वैल्यू कितनी है? 1 है। बताओ यहां पे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखोगे? वापस से I × R + R। हाँ या ना? ये तो सिंपल है सर। E मुझे पता नहीं, I मुझे कितना मालूम है? 0.4। R कितना लिखूंगा? 4। सोचो, अब ये लगाओ दिमाग, क्यों 4 लिखा? बिकॉज दोनों सीरीज में है, तो 2 और 2 4। अब अगर मैं इक्वेट कर दूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, हो जाएगा तुमसे ये सॉल्व? करोगे? बताओ 46 या 45 जो भी मिनट है उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो ये इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में, मैं वेरीफाई करता हूं कि तुमने सही निकाला है या नहीं निकाला है। कम ऑन, मुझे उसी से पता चलेगा कि भाई तुम सीरियसली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर एक यूट्यूब वीडियो से दूसरे यूट्यूब वीडियो पे जंप कर रहे हो। मैं नहीं बोलूंगा भाई पूरा मुझसे पढ़ो, कोई ऐसा नहीं बोलता है। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है यूट्यूब पे। एवरी एजुकेटर इज गिविंग देयर बेस्ट। आपको डिसाइड करना है आपको किसके साथ चिटक के रहना और फिर जो बोल रहा है वो करना। प्लीज, ये तो कोई मतलब नहीं बनता यूट्यूब वीडियो देखने का। प्रैक्टिस करो साथ में और जो बोल रहा है वो करो। ऑल्सो टू हेल्प मी गेट फीडबैक्स, अब एक छोटा सा काम करिए, अभी तो मत करना, नहीं तो मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं आप लोग को। वीडियो जब खत्म हो जाए, अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, आपके जिस पे चीज पे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट को पोस्ट करो इंस्टा पे और टैग करो लर्न विद यूसुफ इंस्टाग्राम पर। मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगा और मुझे यहां से पता चलेगा कि जेन्युइनली लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आप स्किप कर सकते हो, आप कोई और चीज पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन पढ़ो भाई। तब वो सब स्क्रीनशॉट वगैरह मत करना, वही करना जो सीरियसली पढ़ रहा था मुझसे। अगर एक भी क्वेश्चन समझा, मेरे लिए वो विनिंग सिचुएशन है भाई, मेहनत सफल हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। A 1.5 cell maintains a current of 0.3 ampere through a 4 ohm resistor. वापस से, a 1.5 volt cell maintains a current of 0.3 ampere through a 4 ohm resistor. When another identical resistor is connected in parallel, to the first, the current in the cell becomes 0.5. Okay, समझा? A student claims since current has increased, terminal voltage and internal resistance has also increased. Verify the claim by the calculation. घबराओ मत. This is by far the best competency based question you can find. ठीक है? Now, I'm not saying this because ये मैंने बनाया है या फिर वो, आप समझो क्या डिटेलिंग है। याद है मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज कैसे हो सकता है, वो इसी क्वेश्चन के थ्रू समझ जाएगा और तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बातों से फर्क पड़ता है और क्या बातों से फर्क नहीं पड़ता। हम शांति से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन बना के। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में और आने वाले हैं, मैं अभी से बता दूं तुम्हें, घबराना मत प्लीज। जब मैंने पहली बार क्वेश्चन रीड किया था, मेरे को पल्ले नहीं पड़ा था वो स्टूडेंट ने क्या क्लेम किया, आई डोंट केयर। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। उनको क्या लगता है ना, कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखकर उनको लगता है वो पढ़ेंगे, प्लीज डोंट माइंड मी एंड हर्ट नहीं होना इस चीज से। उनको लगता है वो पढ़ेंगे और पढ़कर उनको दिमाग में अचानक से एक है ना, दिमाग में एक आंसर आएगा और वो लिख देंगे। नहीं होता ऐसा। एज टीचर मैं बोल रहा हूं भाई, सॉल्व करना पड़ता है। हम भी सॉल्व करते हैं, हम भी वैल्यू बाय वैल्यू जाते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। बस हम में और आप में सिर्फ एक चीज का फर्क है, हमने इतनी बार वो चीज कर ली होती है ना कॉन्सेप्चुअली कि हमें वो क्लिक तुरंत होने लग जाता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, समझे? ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो और अप्रोच बाय अप्रोच करो। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे। चलो पूरा क्वेश्चन तुमने रीड किया, मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पे नहीं समझा होगा, नहीं समझता है। अब एक एक करके वैल्यू लिखते हैं, चलो, और सर्किट बनाते हैं। अब 1.5 वोल्ट सेल मेंटेन्स अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू अ 4 ओम रेजिस्टर। ये डायग्राम बनाओ सर फटाफट। ये रेजिस्टर बनाया 4 ओम का, सेल की वैल्यू कितनी थी 1.5,
मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। 1.5 वोल्ट का सेल है और करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.3 एम्पियर। यहां तक समझा? ये समझा कि नहीं समझा बताओ? ये इतना सर्किट डायग्राम समझा? मेरे अप्रोच पे ध्यान दो, मैंने अभी कुछ सॉल्व नहीं किया है, मैंने खाली ये देखा। फिर बोला है when another identical resistor is connected in parallel to the first, the current from the cell becomes 0.5। यानी कि सेम डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन इस बार दो रेजिस्टर्स लगा दिया आइडेंटिकल, 4 और 4 के, ये 4 और 4, और उनको मैंने कनेक्ट किया वापस से सेम सेल से विच इज 1.5 वोल्ट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। मैंने आंसर ही दे दिया तुम लोग को सेकंड क्वेश्चन का। तो और करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर। पढ़ो क्या बोला है, चलो आगे जाओ। अ स्टूडेंट क्लेम सिंस करंट हैज इंक्रीज, हुआ करंट इंक्रीज, बराबर बोल रहा है। तो उसका क्लेम क्या था? अब देखो डायग्राम से कितना जल्दी तुम्हें क्लिक होगा कि उसने बोला अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो स्टूडेंट के हिसाब से टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हैज आल्सो इंक्रीज। भाई देखो टर्मिनल वोल्टेज का तो बाद में दिमाग लगाएंगे, वो छोड़ो भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? तुम खुद सोचो। इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ी फर्क पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो सिर्फ फर्क पड़ता है कि क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, क्या सरफेस एरिया है, समझे? तो सेकंड का तो मैंने खुद जवाब दे दिया, तो स्टूडेंट का एक क्लेम तो ऑलरेडी गलत है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंक्रीज हो ही नहीं सकता। मैंने डायग्राम बनाते हुए समझा दिया तुम्हें, और मैं ऐसे नहीं आया था प्लान करके कि मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा। ट्रस्ट मी, हम एक बार क्वेश्चन जरूर देखते हैं। मैं एज टीचर झूठ नहीं बोलूंगा तुम लोग को। When we have questions in front of us, हम जब बनाते हैं हमें खुद क्लियर होना पड़ता है कि अच्छा ठीक है इस ऑर्डर में जा रहे हैं, समझे? तो यहां अब टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालूं? भाई क्या बोला था मैंने, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? बताओ। कैलकुलेशन के थ्रू बता रहे हैं ना, स्टूडेंट का क्लेम देखना ना, मैं कैलकुलेशन के थ्रू। चलो बताओ व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है कि भाई एक्सटर्नली उसको कितना वोल्टेज मिला। चलो करो, पहले तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लें कि टर्मिनल वोल्टेज निकालो। बताओ टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो तुम्हारे लिए। चलो बताओ टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R, हाँ या ना? बराबर। ये केस 1 की बात कर रहे हैं। I कितना है बताओ बेटा? I कितना है? I है 0.3। कितना है कैपिटल R? बाहर रेजिस्टेंस कितना है? अब तुम बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज। अरे भाई टर्मिनल वोल्टेज इज द एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना मिला? ठीक है। और प्लीज अगर मैं हाइपर हो रहा हूं तो मैं गुस्सा नहीं हुआ, ये गलत सेट हो जाता है भाई। तुम्हें मैं कैसे एंथुसियाज्म लाऊं? मेरे सामने कोई नहीं है, देयर इज ओनली वन लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स इट। तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि तुम लोग साथ में और फिर वैसे पढ़ाना पड़ेगा। चलो बताओ कितना है टर्मिनल वोल्टेज? 1.2 वोल्ट आया। हाँ सर, कॉमन सेंस कि भाई ईएमएफ अगर 1.5 है, ईएमएफ अगर 1.5 है, हाँ या ना? ईएमएफ क्या है? 1.5, बात खत्म। अगर ईएमएफ 1.5 है तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनल वोल्टेज तो कम ही आएगा। कितना आया? 1.2 आया। चलिए अब यहां पे निकालते टर्मिनल वोल्टेज सेकंड वाले केस में। बताइए टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे? I इंटू आर, हाँ या ना? अब बताओ I कितना? 0.5। रेजिस्टेंस कितना लोगे? 4 लोगे क्या? नहीं ना। क्या बोला था मैंने? एक्सटर्नल में कौन आता है? सब आएंगे भाई, इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल में सब आएंगे। तो मैं पहले एक्सटर्नल सॉल्व कर लूं। क्या आएगा? 1/r इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। तो कितना हुआ ये? 2/4, यानी कि कितना हुआ? 4/2, यानी कि कितना हुआ? 2 हुआ। यानी कि एक्सटर्नली कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है सर? 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो चलो सर कितने मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। कितना मिला बेटा? कितना मिला बताओ? हो गया प्रूफ? क्या प्रूफ हुआ बताओ? कि भाई जब करंट की वैल्यू बढ़ रही है, क्या बोला? जब करंट की वैल्यू बढ़ रही है टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो सकता, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होगा। रिपीट, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होगा। आओ अब ऊपर, ये मैं क्वेश्चन रुको बाद में कंटिन्यू करवाता हूं। यहां पे लिखा था मैंने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे लोग आ जाओ। यहां देखो क्या लिखा है। टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। मोर इज द करंट, लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज। ये हजम हुआ नहीं था बहुत से बच्चों को। और अब ये देखो, ये फायदा होता है फॉर स्टिकिंग। जब तुम लंबे समय तक किसी चीज पे चिटके हुए रहते हो तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। जो अब तक बने हुए उनको ये तुरंत क्लिक हो गया होगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत देता है ये चीज। अगर जेन्युइनली ये चीज समझिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ टैग करो और बताओ कि हाँ सर ये जेन्युइनली चीज समझ गई, बिकॉज मैंने ऑफलाइन में देखा है बच्चों को ये नहीं समझता। ठीक है, तो क्या बोला? व्हेन मोर करंट इज फ्लोइंग टर्मिनल वोल्टेज विल ड्रॉप। कॉमन सेंस ये बोलता है टर्मिनल वोल्टेज तो बढ़ना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट का क्लेम तो क्या था? पहला वाला क्लेम तो गलत था स्टूडेंट का। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के देख ले क्या?
यार मेरे पास जगह कम पड़ गई यार, ठीक है। पहला क्लेम तो चलो समझ में आ गया, ये V1 बोल देते हैं, यहाँ पे V2 बोल देते हैं। अब मैं दोनों ही केस में ना बेटा एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे ले ही लेता हूँ, एक सेकेंड। चलो अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालोगे इंटरनल रेजिस्टेंस? इजीली निकल सकता है क्या इंटरनल रेजिस्टेंस? हाँ निकल तो जाएगा। चलो बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज करता है फटाफट। E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, ठीक है। और कोई इजी तरीका है तो वो भी कर सकते हैं। अरे ये करते हैं ना, एक काम करते हैं। स्मॉल वी क्या है? स्मॉल वी क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी बराबर ई माइनस कैपिटल वी। ई कितना है? 1.5। वी कितना? टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 1.2। आंसर कितना है? 0.3 वोल्ट बराबर। हाँ तो ये तुमको मिल गया वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.3 आया। आर कितना आएगा? 0.3 अपॉन करंट कितना है? 0.3, यानी कि आंसर कितना आया? 1 ओम आया। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 ओम है, हाँ या ना? ओके सर। चलो अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर, दूसरे वाले में निकालेंगे साथ में। चलिए बताइए क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में ना वापस से वही लॉजिक लगाते हैं। तो क्या आएगा बेटा? हाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या था? EMF 1.5, उसमें से कितना खा लिया वोल्टेज? सॉरी टर्मिनल को कितना मिला? EMF 1.5 था, टर्मिनल को कितना मिला? 1 मिला, तो बचा कितना? 0.5। समझा कि नहीं समझा? ये देखो EMF कितना था? 1.5, टर्मिनल ने इसने खा कितना लिया? 1 वोल्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस को कितना मिला? 0.5 बराबर। अब वापस से I इंटू आर लगाऊंगा। 0.5 आई कितना था? 0.5। आर कितना है नहीं पता, 0.5, तो आर कितना आया? 1 ओम। यहीं से प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ? क्या प्रूव हुआ बताओ? यहां से ये प्रूव हुआ, क्या था स्टूडेंट का क्लेम? दैट अ स्टूडेंट क्लेम्स सिंस करंट हैज इंक्रीज टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हैज आल्सो इंक्रीज, वेरीफाई द क्लेम बाय कैलकुलेशन। तो आप क्या बोलोगे? When the current is increased, the terminal voltage is not increased. The terminal voltage is decreased. The terminal voltage is decreased. And second, the internal resistance does not change. क्या ये बात समझी कि नहीं समझी? क्लियर हुई बात? क्या बोला कि अगर आज के बाद तुम्हें बोला जाता है कि सर्किट में करंट बढ़ा, तो सर्किट में करंट बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। अब मत थ्योरी याद करो, अब ये क्वेश्चन के थ्रू समझा तुम्हें कि टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ? कम हुआ, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो वही का वही रहा। ओके मैंने प्रॉमिस किया था, मैं एक क्वेश्चन है जो मैं बाद में करवाऊंगा, उसका रीजन था, वो क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बनाया कि भाई मैं क्लियर कर पाऊं, मैप करके वो क्वेश्चन बनाया। अब ये क्वेश्चन है जो कि ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे दिया हुआ, ये बच्चों को समझता नहीं। चलो समझते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, रियोस्टैट दिया हुआ है। रियोस्टैट का मतलब तुम करंट की वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आपको वोल्टमीटर दिया हुआ है। If we increase the current in the above circuit using a rheostat, will the reading of voltmeter decrease or increase? अब किसी को भी यही लगेगा कि टर्मिनल देखो टर्मिनल वोल्टेज कहां लगा हुआ है? तुम्हें लगेगा टर्मिनल वोल्टेज लगा हुआ है सेल पे, यानी कि EMF की बात कर रहा था। EMF का चेंज ही नहीं होता ना। अब देखो मुझे मालूम है सेल है, तो यानी कि जब तक ये सामने से बोल ना दे कि इंटरनल रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है, तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बराबर। अब लगाओ दिमाग, अगर करंट इंक्रीज हुआ, मैंने तुम्हें क्या बोला था? अगर करंट इंक्रीज हुआ तो वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? अभी किया ना, देखो ये क्वेश्चन अब तुरंत हो गया, बिकॉज लॉजिक क्लियर है। सिर्फ जो थ्योरी बैठा होगा ना याद करके, बहुत डिफिकल्ट है उसको थ्योरी से। अब तुमने क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ हमने देखा कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्या आंसर आएगा? द टर्मिनल वोल्टेज विल डिक्रीज बराबर। द टर्मिनल वोल्टेज विल डिक्रीज। अब तुमसे पूछ रहा है गिव द रीजन फॉर योर आंसर ही नहीं। अब यहां तो फंसे सर, कैसे? तो क्या रीजन दोगे? सुनो ध्यान से। व्हेन करंट इंक्रीजेस, बहुत इजी है अब यहां पे, व्हेन करंट इंक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस। ये भी मैं वाले क्वेश्चन के थ्रू वापस समझाता हूं। व्हेन करंट इंक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस एंड देयरफॉर एंड the terminal voltage eventually decreases। सर ये नहीं समझा, एक मिनट दीजिए। देखो यहां पे आओ, कहां गया वो क्वेश्चन? हाँ जी ये देखिए, जब करंट इंक्रीज हुआ, देखो 0.3 था, ये 0.5 हो गया, तो करंट इंक्रीज होने पे वोल्टेज ड्रॉप देखो, यहां पे देखो वोल्टेज ड्रॉप निकाला था, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये रहा वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप देखो जरा,
बराबर। क्या हुआ, करंट इंक्रीज होने पर वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ने आप ज्यादा वोल्टेज खा लिया तो टर्मिनल को क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। देखो टर्मिनल पहले कितना था 1.2, अब कितना हो गया 1 हो गया, बस वो लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उसका सब क्वेश्चन है। बोला है द प्रेजेंट रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 2। द प्रेजेंट रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 2, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है। ओके, एंड द करंट इन द सर्किट इज 0.8। ठीक है, फिर बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि V पूछ रहा है when the current in the circuit becomes 1 ampere given the E का वैल्यू is 3 ampere। अब देखो मैं बताता हूं बच्चे क्या करके आएंगे, झूठ नहीं बोलूंगा वापस से, मैंने भी खाई में पहले यही मिस्टेक की थी, फिर रियलाइज हुआ कि यार पे क्या करके आ गया मैं। क्या बोला, बेसिक सब भूल जाओ। क्या बोला, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा तुमको, तो तुम बोलोगे सर पोटेंशियल ड्रॉप तो हमको मालूम है, क्या है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप है V इज इक्वल्स टू E माइनस कैपिटल V। E कितना भाई 3, सेल की वैल्यू, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कितना 2, आंसर कितना है 1 वोल्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप मिल गया 1 वोल्ट। बराबर, तुम लिख के आओगे, तुम बोलोगे खुशी खुशी एग्जाम में ये आंसर लिखा और तुम्हें मिला 0 है। आ जाओ वापस से समझाता हूं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तुमसे पोटेंशियल ड्रॉप तब नहीं पूछा जब 0.8 एम्पियर करंट आ रहा है, उन्होंने तुमसे पोटेंशियल ड्रॉप तब पूछा जब करंट 1 एम्पियर हो चुका है, करंट इंक्रीज हो चुका है। अरे सेम सवाल है, इसीलिए तो मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं इस सवाल पे। देखो जब करंट 0.3 एम्पियर था, वोल्टेज ड्रॉप कितना आया था 0.3। जब करंट 0.5 एम्पियर हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 1 वोल्ट आया। सॉरी वोल्टेज ड्रॉप कितना आया 0.5 वोल्ट आया। यानी कि अगर करंट चेंज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो चेंज होगा। तो सर कैसे सॉल्व करूं अभी, ये इजी है। क्या मैं बोल सकता हूं इन सारे खेल में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सर, तो तुम्हें ये जो वोल्टेज ड्रॉप मिला है ना, ये पुराना वाला वोल्टेज ड्रॉप मिला है, तो तुम इससे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लो। चलो बताओ, क्या मैं V इज इक्वल्स टू आई आर बोलूं, हाँ यार 1 इज इक्वल्स टू आई कितना 0.8, R कितना नहीं पता, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10/8, कितना आ जाएगा 5/4 ना, 5/4 1.25, कितना आ जाएगा 1.25 ओम्स। अभी आ गया बेटा तुम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मैं बोल सकता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, हाँ सर चेंज नहीं होगा। तो यानी कि अब अगर वो तुमसे पूछ रहा है, समझो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना, हाँ सर। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम वोल्टेज ड्रॉप निकालो, तुम वोल्टेज ड्रॉप निकालो जब करंट कितना हो चुका है, जब करंट 1 हो चुका है। तो करंट कितना था 1, हाँ। इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना था 1.25, तो आंसर कितना आया 1.25 वोल्ट। इमेजिन करो अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें स्टार्ट में करवा देता, तुम वीडियो छोड़ के भागते थे पहली फुर्सत में, और ये क्या बोलते हैं चैप्टरी ऑप्शन में छोड़ के जाते थे, सर ये क्या है भाई। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो तुम्हारा लिटरल सेंस में दिमाग खोल रहा है। बाकी तो चलो हो गया। अब जहां तक मुझे मालूम है मैंने कितने क्वेश्चंस करवा दिए। ओके, सिर्फ 2 क्वेश्चंस है जो मैंने नहीं करवाए, और मैं चाहता हूं वो दोनों क्वेश्चंस क्या वो आप करो, क्या करवा दूं मैं, करोगे कि नहीं कर। एक क्वेश्चन तो तुम्हें करना पड़ेगा 8th वाला, ठीक है, ये एक क्वेश्चन तो तुम करोगे, ये वाला क्वेश्चन चलो मैं करवा देता हूं। अ 2 वोल्ट सेल गिव्स अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर थ्रू अ 7 ओम रेजिस्टेंस। फटाफट डायग्राम बनाओ। अ 2 वोल्ट सेल कनेक्टेड टू 7 ओम कितना है 2 वोल्ट सेल है कनेक्टेड टू 7 ओम, गिव्स हाउ मच करंट 0.25 एम्पियर करंट। ओके, फिर बोला है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 वोल्ट का सेल है, 0.25 एम्पियर करंट है, 7 ओम का रेजिस्टेंस है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड हाउ विल द टर्मिनल वोल्टेज चेंज। चलो वो बात की बात है, पहले तो अपन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, E इज इक्वल्स टू आई R प्लस आर। E कितना 2, I कितना 0.25, कैपिटल R कितना 7, स्मॉल r कितना नहीं पता। अब तो सर ये एकदम चिंदी हो गया हम लोग के लिए, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/25। तो ये कितना आ रहा है 200/25 होता है 8, 8 माइनस 7, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम आ गई। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया। अब क्या बोला उन्होंने, अब उन्होंने बोला है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही ट्रिपल हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे चेंज होगा। ओके ओके, चलो मेरे लिए भी कुछ नया ही है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बनाया जरूर था, लेकिन मैं खुद ही इसका सोल्यूशन भूला। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि भाई सोल्यूशन भूला, यानी कि
आपको अब एक लॉजिक के थ्रू जाना पड़ेगा। चलो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कर दिया, ट्रिपल कर दिया। पहले वाला इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, पहला वाला इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, 1 था ना, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नया वाला इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ये समझा गया? हाँ, टर्मिनल वोल्टेज निकालने बोला ना, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसमें कितना करंट पास हो रहा है, अगर मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा मेरा काम। चलो हो गया, E इज इक्वल्स टू आई ब्रैकेट में R प्लस R डैश, समझे क्या? E कितना 2। अब आई मुंह उठा के 0.25 नहीं लगा देना, आई ढूंढना है तुमको, बिकॉज नहीं मालूम। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट भी चेंज होगा ना। तो बताओ R कितना 7, R डैश कितना 3, ये कितना हो गया 2/10 कितना आया I, तो I कितना आया 0.2 एम्पियर आया। ओके, अगर 0.2 एम्पियर करंट आया यानी कि करंट चेंज हुआ। तो चलो अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I1 और इंटू R। I कितना 0.2, कैपिटल R कितना 7, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 1.4। लेकिन सर मैं जज कैसे करूं कि मेरा आंसर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है? बराबर, उन्होंने क्या बोला था, हाउ विल द टर्मिनल वोल्टेज चेंज। तो पहले तो मुझे यहां का टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा, पहले वाले सिचुएशन का। ठीक है, पहले वाले सिचुएशन का टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। कैसे निकालते हो टर्मिनल वोल्टेज, कैपिटल V इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल R, है ना। I कितना 0.25 था, कैपिटल R कितना 7। अब 25 इंटू 7, 25 इंटू 8 होता है 200, यानी कि 175, तो 1.75 वोल्ट। ओके, सब पहला वाला टर्मिनल वोल्टेज क्या था, चलो बताओ, पहला वाला टर्मिनल वोल्टेज क्या था, बताओ बताओ बताओ, एक सेकेंड। पहला वाला टर्मिनल वोल्टेज क्या था 1.75, नया वाला टर्मिनल वोल्टेज क्या है 1.4, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज वापस से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कैसे पता चला डिक्रीज हुआ, बताओ कैसे पता चला डिक्रीज हुआ? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। दैट्स इट, इतना ही पूछा था। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप करोगे, ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक छोटू सा चेंज है, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आप इसका आपको क्या आंसर आया। इफ यू हैव genuinely understood this section, this one shot, please show your appreciation either in the comment section, take a screenshot, tag me on Instagram, I will definitely reply to you, या फिर आपको कोई भी तरीके से मुझसे कनेक्ट करना है थ्रू WhatsApp, थ्रू Instagram, कोई भी डाउट है कि हाँ यार अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके कनेक्ट करो। ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेगा इस लेक्चर के लेक्चर नोट्स। मैंने एक ई बुक प्रिपेयर किया है आप लोग के लिए, जो कि MCQs ई बुक है। एक सेकेंड दीजिए, ओह मैंने शायद खाली कवर पेज बता दिया तुम लोग को। हाँ, ये कवर पेज है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQs का ई बुक है। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है वो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, आप इसको डाउनलोड करो और ये MCQ सॉल्व करो। इससे आपके 15 मार्क का फ़ायदा होगा। ये सारे MCQs ही वापस से कॉम्पिटेंसी स्टाइल में ही बनाए गए हैं, सो दैट आपको को सोचने पर मजबूर करे और आप लोग का ब्रेन डेवलप करे। ऑल्सो देयर इज़ वन लिंक वे आई हैव, अब मुझे याद नहीं है मैंने वो वाला कहाँ रखा है। वाह, व्हाट अ, हाँ ये रहा। दिस इज रिटन बाय मी, दिस इज द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बुक। ये फिलहाल अमेजोन पर है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक, किंडल पर है, बट मेरे को बहुत से बच्चों ने ऑलरेडी फीडबैक दे दिया, सर कहाँ किंडल विंडल पे लॉन्च कर दिए, हम थोड़ी किंडल यूज़ करते हैं, आप इसका पेपर बैग लाओ। तो जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक तो मेरे हाथ में वो पेपर बैग नहीं आया, लेकिन वो ऑन द लाइन है। एक शायद 2-3 दिन में मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आप, अगर आपको वो जेन्युइनली चाहिए, आपको अगर लगता है कि मैंने वैल्यू ऐड किया कोई भी तरीके से, एंड इफ यू थिंक दैट बुक विल ऑल्सो ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो हाउ यू कैन परचेस इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीरीज पैरेलल, जो कि बहुत वापस से एक बड़ा नाइटमेयर है बच्चों के लिए, लेकिन वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।